हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज 28 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में देखिएगा। आज क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, 12 क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आपको एंड तक देखना है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको जो क्वेश्चन लास्ट में भी मैं पूछता हूँ उसका आंसर भी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पुराने रिवीजन सेक्शन से। तो सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अजय सेठ को बना दिया गया है नया वित्त सचिव। ये तुहिन कांत पांडे जी की जगह पर आएंगे और इनको तुहिन कांत पांडे को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल बन गया है पहला राज्य। सीएम रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की बनी हुई है जो सीएम, इन्होंने अपना बजट पेश किया है और 1 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। इसके अलावा AIKEYME या कहें AIKME ये अभ्यास हो रहा है भारत और 12 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में हो रहा है, भारत और तंजानिया की मेजबानी पर। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं गोपाल विट्ठल। इसके अलावा पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों ही जीत लिया है भारत ने। चौथा संस्करण था, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ये बात याद रखना, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था ये। WHO ने नोमा नाम की बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया हुआ है। इसके अलावा आखिरी बार 2018 में संशोधित किया गया था संसदों का वेतन, इस बार फिर से संशोधन किया गया है और 24% हाइक मिली है। मतलब भारत के जो सांसद हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, सदस्य हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, कर दी गई है 1.24 लाख। इसके अलावा ASI को अभी खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है ओडिशा में। हालांकि केरल में भी इन्होंने खुदाई की हुई है, लेकिन वहाँ बौद्ध अवशेष नहीं मिले हैं, वहाँ पाषाण काल की चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली महिला बनी जसप्रीत कौर, ठीक है। 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग इन्होंने किया। तो ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आपने कल डिटेल में पढ़े थे, आज आपने रिवीजन किया। अब देखो, वन लाइनर में रिवीजन इसलिए कराया जाता है जिससे क्विकली दिमाग में आपको वो चीज़ें याद आ जाए। आप डेली डिटेल में पढ़े रहते हो और वो रिमाइंड करा दी जाती हैं। आपके इसी पर्पज़ के लिए मैंने वन लाइनर की ई बुक तैयार की है, जिससे लास्ट 6 मंथ का आप एक बार रिकॉल कर सको फटाफट से। तो जैसे अभी आरआरबी की जेई की डेट आ गई है ना। आप सुन लिया होगा, वैसे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के दिन है, ठीक है। तो धरती पे ही रहो, आसमान में ना उड़ो, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना है। धरती दिवस के दिन धरती फोड़ के आ जाना है आपको, ठीक है ना। धरती फोड़ना मतलब बम बम फोड़ना, मतलब ये कि आपका डेट आ गया है तो आपको जा करके बढ़िया से तैयारी करके एग्जाम देना है। लेकिन अब उसमें 15 क्वेश्चन जो है वो जीएस पोर्शन का भी है। तो जीएस में आप जानो 15 ये है ना, तो क्योंकि साइंस का अलग पोर्शन रखा गया है, तो ये 15 में आप कुछ नहीं तो 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पाओगे। तो 8 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको वन लाइनर को रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे 8 कैसे आएगा, तो देखो आजकल ना इकोनॉमी जो है या पॉलिटी जो है, इससे भी करंट अफेयर से रिलेटेड इशू का ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा संशोधन हुआ है या कौन सा बिल आया है या इकोनॉमी में क्या हुआ है। तो उसको आप चाहे इकोनॉमी में गिनो चाहे करंट अफेयर में गिनो। खैर चलिए, तो अच्छा एक और जो बात, वन लाइनर जो है वो आज आखिरी दिन है जो डिस्काउंट दिया गया है, इसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, तो ये 27 मार्च को मनाते हैं। देखो 27 सितंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है और वो होता है क्या, 27 सितंबर को पर्यटन मनाते हैं, पर्यटन दिवस। और 27 मार्च को जो होता है वो होता है आपका रंगमंच यानी कि थिएटर डे, ठीक है, थिएटर। तो थिएटर भी याद रखना और टूरिज्म भी याद रखना। टूरिज्म दोनों ही बहुत पूछा जाता है, इसमें ये टूरिज्म वाला तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो विश्व रंगमंच दिवस जो है, थिएटर जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कला के, उनकी प्रतिभा को दुनिया भर में फैलाने के लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। तो जब ये सब सिनेमा वगैरह नहीं आया था इतना, नेटफ्लिक्स वगैरह तब लोग थिएटर का ज़्यादा सहारा लेते थे। खैर 1961 से इसकी शुरुआत हुई, 63वां इस बार का संस्करण है। थीम अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप बताना थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। क्या, थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। अब महत्वपूर्ण दिवस आए हैं मार्च महीने के, रिवीजन करते हैं। 1 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है। 3 मार्च को भी 2 दिवस मनाए गए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड लिसनिंग डे।
4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, 7 मार्च को मनाया गया जेनेरिक मेडिसिन डे, 1 से 7 मार्च जेनेरिक मेडिसिन वीक और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। इसका थीम आपसे बहुत पूछा जाता है, तो एक्सेलरेशन एक्शन याद रखना। इसके अलावा 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि डे फॉर नो स्मोकिंग या नो स्मोकिंग डे, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल मैथ डे मैथमेटिक्स डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कंज्यूमर राइट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन वी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। 18 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा है 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं। 21 मार्च को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, वन दिवस, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, कविता दिवस, ठीक है। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को ही शहीद दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या ट्यूबरकुलोसिस डे या टीबी डे, और 27 मार्च को हो गया रंगमंच दिवस आपका, ठीक है, 27 मार्च को रंगमंच दिवस। आगे, मार्च 2025 में किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बना दिए गए? राजीव गौबा। नीति आयोग मैंने आपको उस दिन ही समझाया था कि नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था मतलब कि देखो, ये संस्था तो है, काम करती है, लॉफुल एक्टिविटी करती है, लेकिन इसका संविधान में किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में किसी आयोग का, किसी कमीशन का, किसी बॉडी का उल्लेख होता है तब वो संवैधानिक हो जाता है। जैसे यूपीएससी, तो यूपीएससी जो है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका संविधान में उल्लेख है, तो ये हुआ संवैधानिक संस्था, ठीक है। जैसे चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 आप पढ़ते हो ना, चुनाव आयोग से संबंधित, तो वो हुआ संवैधानिक संस्था। लेकिन नीति आयोग जो है ये वैधानिक संस्था है, ठीक है ना, तो संवैधानिक और वैधानिक में याद रखना। खैर, नीति आयोग में अब ये पूर्णकालिक सदस्य होंगे। राजीव गौबा जी पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये कैबिनेट सचिव रहे थे और 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। अच्छा, ये 5 वर्षों तक कैबिनेट सचिव पर काम किए, 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक 2 बार इनका एक्सटेंशन मिला था। एक्चुअली में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, फिर 1-1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो इनका बढ़ाया गया था। खैर, नीति आयोग के बारे में अगर बात करते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो आप बताना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल करके या कहें योजना आयोग को भंग करके ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। योजना आयोग जो है था, उसकी जगह पर नीति आयोग शुरू किया गया। अब अंतर अगर पूछा जाएगा तो योजना आयोग जो था ये 5-5 वर्षों के लिए काम करता था। आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में, पंचवर्षीय योजनाएं, तो वो 5-5 वर्षों पर टारगेट करके करता था। नीति आयोग जो है ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करता है। किसके साथ? लॉन्ग टर्म विजन के साथ, ठीक है ना। तो ये 5 वर्ष का सिस्टम खत्म किया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं बाय डिफॉल्ट, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला, कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत रहे तो तुरंत पूछ लिया करो। अच्छा, ई बुक के बारे में आपको बता रहा था कि ई बुक जो है इसका आज लास्ट दिन है ऑफर का, तो आज डिस्काउंट इसका एंड हो जाएगा। जो आपको 25 में मिल रहा था वो अब 50 रेट्स में मिलेगा, ठीक है। तो आप जा करके एमजेटी ऐप पर लेंगे। कैसे जाना है? एमजेटी ऐप ओपन करना है, डाउनलोड करना है, लॉगिन वगैरह कर लेना है, लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कर देना, हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है। बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाने के बाद आपको वन लाइनर में जाना है और वहाँ पर जा करके आपको परचेज करना। कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आएगा, ये थंबनेल पर मत जाना। यहाँ पर आपको पे करना, आपको वही वन लाइनर वाली ही ई बुक मिलेगी, ठीक है। तो 50 रुपये यहाँ दिखाएगा, लेकिन गो टू कार्ट पर जाना सिलेक्ट करके, फिर यहाँ एमजेटी कूपन कोड जैसे ही टाइप करोगे तो अप्लाई करते ही ये यहाँ 25 दिखने लगेगा और फिर आप पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर देना। फिर आपका ई बुक जो है ये डाउनलोड होने की स्थिति में आ जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसको जब प्रिंट आउट कराने जाना, मतलब जब आप प्रिंट आउट करना चाहो तो प्रिंट आउट भी करा सकते हो, A4 साइज में है, तो उससे बोल देना प्रिंटर वाले से कि भैया इसको ना कि डबल साइड में कर दो और एक पेज में डबल कर दो। तो जब एक पेज में डबल वो कर देगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ये जो 130-31 पेज के आसपास में है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, सिर्फ इतना ही पेज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी वैसे ही कवर कर पाओ तो वैसे ही कवर कर लो। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये एम्स दिल्ली में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन बनी है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है,
तो अगर पूछा जाएगा तो बताना आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये मशीन है एमआरआई, जिसके जरिए ये ऐसे लिटा दिया जाता है मरीज को और वो इसके अंदर जाता है, पूरा बॉडी स्कैन करता है वो, और उसके बाद वो डाटा बताता है कहाँ पर क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है। खैर, तो भारत अभी तक सिर्फ इंपोर्ट किया करता था। बहुत सारे ऐसे हैं, 80 टू 85% ऐसे चिकित्सा के उपकरण हैं जो भारत इंपोर्ट किया करता है। लेकिन अब भारत ने खुद का बना लिया है स्वदेशी रूप से चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, या कहें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे एमआरआई मशीन कहते हैं। ठीक है, तो इसे एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा अक्टूबर तक। अच्छा, क्षमता की बात करें तो 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन है ये। ठीक है, टेस्ला किसका मात्रक है, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता का होता है ना, तो भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा ये। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बन गया है? तो दूध उत्पादन में नंबर 1 है दोस्तों भारत। दूध उत्पादन में दुनिया में टॉप पर आ गया है। यहाँ पर देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया हैज नाउ सेट ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 वर्षों में टारगेट रखा है इंडिया ने कि 300 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करेंगे मिल्क का। ठीक है, तो 239 मिलियन मीट्रिक टन अभी है वर्तमान में, 300 का टारगेट लेकर चल रहे हैं अगले 5 सालों में। भारत सरकार ने ऐसे ही कई मिशन भी चलाए हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये दुग्ध उत्पादन या उसको बढ़ावा देने से ही संबंधित है। 2014 में इसे शुरू किया गया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है, इसी की वजह है कि हम लोग टॉप पर आ गए हैं। ठीक है, भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 24% हिस्सा खुद उत्पादन करता है, यानी कि दुनिया भर में अगर 100% उत्पादन हो रहा है तो उसमें 24% भारत से हो रहा है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला, किस देश ने मार्च 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का अपने निर्णय की घोषणा की? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में दोस्तों शामिल हो गया है इंडोनेशिया, और ये शामिल होने वाला बन गया है 11वां देश। कौन सा? 11वां देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली में ब्रिक्स के साथियों ने ही मिलकर के अपना लॉन्च किया था, ब्रिक्स के मेंबर्स ने ही। आप देखोगे तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था ना, तो ब्रिक्स के ही लोग इसमें थे। ब्रिक्स मतलब कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने 2015 में स्थापित किया, लेकिन फिर धीरे-धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी। जैसे 2021 में 3 सदस्य देश जुड़े थे, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे। और ये 2021 में जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे थे ना, उसमें कई एग्ज़ाम में पूछे गए थे, कई शिफ्ट में पूछे गए थे, एनटीपीसी एग्ज़ाम में, रेलवे के। इसके बाद क्या हुआ, 2023 में इजिप्ट शामिल हुआ था। इसके बाद 2024 में अल्जीरिया शामिल हुआ, और अब 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। तो आप संख्या देखेंगे तो ये 11वें नंबर पर है। ठीक है, इंडोनेशिया 11वां मेंबर इसका बन गया है। कब-कब, कौन-कौन शामिल हुआ, ये बात याद रखना, खास करके लास्ट 3 तो आपको याद ही रखना है। ठीक है जी, चलिए, तो फिलहाल इंडोनेशिया शामिल हो गया है। एनडीबी की स्थापना 2015 में हुई थी। अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ, ब्राजील के हैं। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो एक्ट ईस्ट बिजनेस शो ये शिलांग में हुआ, मेघालय में। आप यहाँ पर देखेंगे इमेज में, तो 25 से 27 तक मार्च तक ये हुआ शिलांग, मेघालय में। 7वां था एक्ट ईस्ट बिजनेस शो। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा पिछले दिनों में कई राज्यों ने अपने अपने राज्य में बिजनेस इन्वेस्टमेंट समिट करी, है ना, या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी। तो उससे क्या हुआ कि उनको इन्वेस्टमेंट मिला। ठीक है, दुनिया भर की कंपनीज आई, देश भर की बड़े बड़े कंपनीज आए, इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लगाने का बात किया कि इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में कैसे बिजनेस को बढ़ावा जाए, वहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसके लिए ये था। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये आयोजन कराया गया था। एक्ट ईस्ट नीति, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत पीएम मोदी ने 2014 से की थी। तो भारत का मतलब जिससे फोकस रहे नॉर्थ ईस्ट पर ही। ठीक है, शिलांग मेघालय की राजधानी है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इसके लेखक कौन है? तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग आप जानते हो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है। ये पुस्तक लिखा है पीएस रमन ने। ठीक है, पीएस रमन ने लिखा हुआ है, और इसमें धोनी वगैरह भी आए थे इसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन उन्होंने लॉन्च किया है, लिखा सिर्फ किसने है? पीएस रमन ने।
तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग टीम जो है ये तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तमिलनाडु में क्या, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाली टीमों में से एक मानी जाती है। चलिए अगला, ओटीटी प्ले अवार्ड्स 2025 में। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग के बारे में बाकी बेसिक चीज़ों की अगर बात करें तो ये 5 बार की विजेता रह चुकी है। ठीक है ना, आईपीएल की 5 बार उन्होंने जीता है। अभी जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उसी दिन मैंने आपको जितने भी संस्करण हुए अभी तक, जितने भी विजेता रहे हैं, सबका नाम बताया था। उसमें चेन्नई सुपर किंग का खास तौर से बात आया है तो 2010, 11, इसके अलावा 18, 21 और ये 23, इतनी ये विजेता रही है। ठीक है ना, यानी कि 5 बार जीती रही है। अगला, ओटीटी प्ले अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है मनोज बाजपेयी और अनुपम खेर दोनों ने। एक ने तो पॉपुलैरिटी की कैटेगरी में जीता है, ठीक है ना, मतलब कि ये पॉपुलर रहे हैं इस कैटेगरी में, और अनुपम खेर जो हैं ये आलोचक क्रिटिक्स की कैटेगरी में जीते हुए हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये लिस्ट है पूरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में लोकप्रिय कैटेगरी में मनोज बाजपेयी डिस्पैच फिल्म के लिए, और अनुपम खेर जो है विजय 69 के लिए और द सिग्नेचर के लिए आलोचक यानी कि क्रिटिक्स के अवार्ड पाए हुए हैं बेस्ट एक्टर का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाएगा आपसे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है गर्ल्स विद बी गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, तो अली फजल और ऋचा चड्ढा की ये थी। तीसरा संस्करण था ओटीटी प्ले अवार्ड्स का और मुंबई में आयोजन हुआ और काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बाकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अगर सीरीज पूछा जाएगा, सीरीज भले पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पंचायत सीजन 3 जो है बेस्ट वेब सीरीज रही है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विस्तार किया गया? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में और विस्तार कर दिया गया है, एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिले जो हैं वो ईएसआई के तहत आ चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसकी घोषणा की है। अगर पूरे देश में बात करें ईएसआई योजना के तहत पूरे देश में कुल संख्या जो है 689 हो गई हैं जो ईएसआई के तहत आते हैं। ये ईएसआई है क्या, कर्मचारी राज्य बीमा है क्या? तो साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में लाया गया था और 1952 में इसे लागू किया गया था। कानपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जाकर इसे लॉन्च किया था। तो जब ये लॉन्च किया गया था तभी से इसका उद्देश्य यही था कि कर्मचारियों की बीमा भी की जाए। ठीक है ना, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कर्मचारियों को इंश्योरिटी दी जाती है, बाकी सामाजिक जो है लाभ वो प्रदान किए जाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी भी इंश्योर किए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 21,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले श्रमिक ईएसआई योजना के तहत आते हैं और उसी दिन दिल्ली में भी ये शुरू किया गया था सबसे पहले। अगला, सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? सेपक टकरा विश्व कप जब शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, बिहार में हुआ है। तो भारतीय टीम ने टोटल 7 मेडल जीते हैं और मेडल टेबल में भारत रहा है चौथे स्थान पर, मेडल टेबल में। ठीक है ना, 4th प्लेस पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीएम ने कंग्रेचुलेसन भी किया है अपनी टीम को सेपक टकराव वर्ल्ड कप के लिए। और थाईलैंड टॉप पर रहा 3 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ, लेकिन भारत जो है 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज के साथ चौथे पर रहा। अब देखो थाईलैंड के टोटल 4 ही मेडल आए हैं, भारत के 7 मेडल आए हैं, लेकिन फिर भी थाईलैंड ऊपर है। क्यों? क्योंकि थाईलैंड के ना गोल्ड ज़्यादा है, जिसका गोल्ड ज़्यादा रहता है वही टॉप पर रहता है। तो खैर भारत जो है ये चौथे पर है और भारत के बाद आप देखोगे तो किसी ने गोल्ड नहीं जीता है। तो भारत ने गोल्ड जीता, वियतनाम ने जीता, म्यांमार ने जीता और थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 गोल्ड जीते। ठीक है, टोटल पदक में भी बात करें तो भारत के सबसे ज़्यादा मेडल भी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल जीतने के बावजूद हम लोग चौथे पर हैं। सेपक टकराव की अगर बात करें तो ये ISTAF यानी इंटरनेशनल सेपक टकराव फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर भी है। बिहार में इसका आयोजन किया गया 20 से 25 मार्च तक इस बार वाला। अगला, मार्च 2025 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI के एमडी और सीईओ कौन बने? तो IFCI के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं राहुल भावे। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है राहुल भावे को एमडी सीईओ ऑफ IFCI 3 साल के लिए। ठीक है, ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। और नवंबर 2024 में वित्त मंत्रालय ने IFCI समूह के एकीकरण को मंजूरी दी थी और ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उसकी अन्य सहायक कंपनियों के साथ विलय कर दिया गया है। IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी।
ठीक है, तो राहुल भावे का नाम याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई? सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई और वो है भारत की कंपनी। कौन सी है? जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है $30 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर गई है और ये बन गई है मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है, भारत का है ये कंपनी है। खैर, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, सज्जन जिंदल ने इसकी स्थापना की थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये थे आज के टॉप 12 करंट अफेयर क्वेश्चन। और अगेन आपको रिमाइंड करा दूं, आज लास्ट दिन है। आज के बाद ये 25 वाली जो ई बुक आपको ऑनलाइन दी जा रही है लास्ट 6 मंथ की, ये 50 रेट्स में हो जाएगी। तो आप लोग जो है जा करके आज उसका फ़ायदा उठाइए ऑफर का। और कोई भी अगर दिक्कत समस्या आती है तो व्हाट्सएप का आइकॉन बना हुआ है जगह जगह, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, चलिए। कल मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली पहली राज्य विधायिका कौन थी? तो नागालैंड थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। और आज आपको क्या बताना है कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट में यमुना की सफाई के लिए कितने रुपए खर्च करने की घोषणा की है। और भारत में 1 रुपए की जो नोट होती है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं और कौन जारी करता है, ये भी बता देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।